Chalo. Good afternoon, all. Yeah, thank you so much. I hope you all understood what we had done yesterday, correct? We concluded with AS 13, accounting for investment. Agreed? Yeah? चलो सुनो अभी अच्छे से. Now our next agenda, after this our next agenda is to start with framework. So we will complete framework today, and we may start with introduction to accounting standards, correct? And this is our actually early bird session portion. We will complete this by this month end. Maybe next अगर चार लेक्चर आया तो नेक्स्ट टू एंड हाफ वीक में ये हो जाए. Around 7-8 lectures will be required, more 7-8 lectures to conclude this. Like AS1, 1 lecture, introduction and applicability, maximum 1.5 lecture. Then AS2, 2 lectures, AS7, 2 lectures, AS9, 1 lecture. This is the way we will proceed. So, no, everything. 8 chapters. 8 में भी एक ऐसा है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट अब भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. So we should learn that, correct? Baki, as far as accounting standard is concerned, 1, 2, 7, 9, these all are standards where we have to concentrate more. Out of that, 2 and 7 are more important because they are practical standards. स्टार्ट करें हम लोग. अभी थियरी है थोड़ा, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट थियरी, दैट्स इट. और सिंपल थियरी है. अभी नेक्स्ट 2 आवर्स जो पढ़ेंगे ना, उसमें मे बी 1.5 आवर यू विल फील ये सब तो हमको आता है. ओनली वन न्यू कॉन्सेप्ट वी विल लर्न, दैट इज कैपिटल मेंटेनेंस. बाकी सब आपको आता है फ्रेमवर्क के चैप्टर, करेक्ट? मैं स्टार्ट करूँ फ्रेमवर्क? शुड आई स्टार्ट? चलो. इन्वेस्टमेंट का एमसीक्यू किया, आया ना? ओके. स्लैब ऊपर करने का. चलो. फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. What do you mean by financial statement? What do you mean by financial statement? बोलो. बराबर है, बोल मोनी. या बैलेंस शीट और correct, that is balance sheet. Balance sheet will show the position of the company, or
पीएन ट्रेडिंग नहीं होता है. एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इज कंसर्न, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद कंपनी. कंपनी डज नॉट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट. नो ट्रेडिंग अकाउंट, वी प्रिपेयर ओनली पीएनएल. वो भी अकाउंट नहीं है, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन शेड्यूल 3 फॉर्मेट. Schedule 3 of Companies Act 2013 had given some prescribed format. In that format, we have to prepare balance sheet and P&L. Company ka balance sheet and P&L. We should rectify that format at appropriate time. When we will learn company final accounts, on that time we will rectify balance sheet and P&L format. सबसे पहले फॉर्मेट बाहर करेंगे, फिर मोनिल को पूछेंगे. करेक्ट? या तो फॉर्मेट रट्टा मारना पड़ेगा. कौन से चैप्टर में सीखेंगे? कंपनी फाइनल अकाउंट में. एनीवेज, आई प्रोसीड फर्दर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? बैलेंस शीट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट. पीएनएल स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं बोलने का, अभी क्या बोलेंगे? पीएनएल स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. तो क्या क्या बनने वाला है, ये सब अपने सिलेबस में है. वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट. पहले बैलेंस शीट बनता है, बाद में पीएनएल. हाँ है ना? नहीं बोल, इधर मेरे को बोलो. अरे बोलो. फर्स्ट वी हैव टू प्रेजेंट बैलेंस शीट, देन पीएनएल विल बी प्रेजेंटेड. आई एम नॉट सेइंग बैलेंस शीट पहले क्लोज करना है. बैलेंस शीट क्लोज करके नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल टैली होएगा, ऐसा नहीं होता है. क्लोज पहले बैलेंस शीट नहीं करेंगे, पहले पीएनएल ही करेंगे. बट प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट बैलेंस शीट विल कम, देन पीएनएल विल कम. अपने सी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अपने को पीएनएल का इंपॉर्टेंस पता है. इफ यू विल टॉक टू नॉन कॉमर्स पीपल ना, दे ओनली नो बैलेंस शीट. वर्ड पता है, दे डोंट नो हाउ टू रीड. Correct? We know how to read. I hope we know. Correct? Interpretation is important. See, कैसा होता है? We interact with non-commerce people frequently. कैसा है? बिल्डिंग के सेक्रेटरी, बिल्डिंग के सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं. दे मे बी फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. साइंस में से है, कोई इंजीनियर है. अभी वो लोग को डीआर थोड़ी डेबिट समझता. अभी वो लोग एजीएम में फाइनेंशियल प्रेजेंट करेंगे तो ट्रेजरर को ही समझेगा ना. ट्रेजरर हमारा बिल्डिंग का, तो ट्रेजरर भी कैसा है मालूम है? साइंस में से. अभी मैं एजीएम में जाता हूं तो उसको ले लेता हूं, क्योंकि ही डजंट नो द इंटरप्रिटेशन. तो हम 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे तो वी कैन कम टू नो कि हाउ मच वाटर इज देयर एंड वी कैन टेस्ट इट इजीली. तो ये सब अपने को पता होना चाहिए. द मोमेंट यू विल बी क्वालिफाइड, द मोमेंट यू विल बी क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. आपके बिल्डिंग के सोसाइटी में आपको बोलेंगे आप चेयरमैन बन जाओ, या आप ट्रेजरर बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ. नॉर्मली ट्रेजरर बनाते हैं क्योंकि चार्टर्ड है, ही कैन अंडरस्टैंड एंटायर फाइनेंस इजीली. सच बोल रहा. अभी कोई भी नॉर्मल भी एक सोसाइटी रहेगा 20-25 फ्लोर्स का, उसका बजट भी 50 से 60 लाख का होता है साल का. 50 to 60 लाख पर एनम. अभी मेरे सोसाइटी का बजट 60 लाख का बजट है. that much revenue they are generating and accordingly expenditure they are incurring, and then they create funds. तो ये सब रीड करने अपने को आना चाहिए. Anyways, the point of discussion, financial statement includes what? Balance sheet, P&L, cash flow statement and notes to accounts. ये सब financial statement में आएगा. Simple, agreed. No need to write down anything because everything is in printed form. देख लो इधर फटाफट quickly. Financial statement of company. Components of financial statement: balance sheet, P&L, cash flow statement and notes to accounts. Users, ये financial statement कौन बनाएगा? टेक्स्ट बुक बंद करो तुम लोग, टेक्स्ट बुक नॉट रिक्वायर्ड. तुम ध्यान दो इधर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द यूजर्स. नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया, प्रेजेंट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा. रिपोर्टिंग इज द कोर पार्ट नाउअडेज. किसको रिपोर्ट करेगा?
ओके, ये कंपनी लाइक रिलायंस है, रिलायंस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, फिर एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगा, फिर वो किसको देगा? पब्लिक और इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लेंडर्स, ये सब वो कंपनी का फाइनेंशियल चेक करेंगे। तो दे आर कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन शॉर्ट आपके बैलेंस शीट वाले सारे पार्टीज, बोलो लाइबिलिटी में फर्स्ट आइटम कौन होता है? शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर। फिर लाइबिलिटी लोन वाले तो लेंडर्स, फिर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी है एम्प्लॉयज, टैक्स पे करने का बाकी है गवर्नमेंट, एसेट में कौन होते हैं? डेटर्स, कस्टमर्स। दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इफ यू वांट, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तुमको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? देख लो यूजर्स कौन है? फर्स्ट इन्वेस्टर, सेकेंड एम्प्लॉयज, थर्ड सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, फोर्थ कस्टमर मतलब डेटर्स, फिर गवर्नमेंट, फिर लेंडर एंड इन लार्ज पब्लिक। दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थियरी पार्ट है, लास्ट अटेम्प्ट तक लास्ट चैप्टर करवाते थे ये। दिस टाइम वी थॉट कि ये बहुत सिंपल है, फटाफट अर्ली बर्ड में कर देते हैं, बिकॉज फाउंडेशन में ये सिलेबस में था सब। पब्लिक छोड़ के आता है वो बात अलग है, फाउंडेशन में भी था ये। थियरी करके चैप्टर था ना, थियरिटिकल फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क में यही फ्रेमवर्क होता है और क्या। एनीवेज, दो पॉइंट क्लियर। छोड़ के आया ना मोनिल? पढ़ा था सुबह, एग्जाम में नहीं आया ना, पर आया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 पे अटेंशन। फा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या होता है? मीनिंग बोलो उसका। अपने को मीनिंग याद रहेगा तो याद रहेगा, अदरवाइज कैसा है? हाँ ये 3 पॉइंट है, ऐसा मजा नहीं आएगा। What do you mean by fundamental accounting assumption? Whenever we are doing accounting, तो कुछ assume करके हम accounting करते रहेंगे. There has to be some fundamental assumptions, on that basis we do accounting. उसको वो लोग ने क्या नाम दिया? Fundamental accounting assumptions. ये वापस आगे भी आएगा, ये S1 में भी आएगा। कितने फंडामेंटल assumptions हैं? 3। कौन से 3? Going concern, accrual and consistency. Whenever we are doing accounting, ये 3 assumption के basis पे accounting होता है। What is going concern? Basic assumption है अपना, हम basic assume करते हैं। What is going concern? कि ये business चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। Business, there is no intention to close down this business operations in near foreseeable future. ये बिजनेस बंद करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। वी वांट टू रन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, ऑन दैट असम्पशन वी प्रिपेयर अवर बैलेंस शीट। यस और नो? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लो। इफ गोइंग कंसर्न असम्पशन इज वैलिड, और आई कैन से इट इज अडॉप्टेड, अगर गोइंग कंसर्न अडॉप्ट कर रहे हैं, देन बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू। मतलब नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे बना देने का। बट इफ गोइंग कंसर्न assumption becomes inappropriate, मतलब इनवैलिड। इनवैलिड मतलब कि हम बिजनेस बंद करने वाले हैं, हम बिजनेस बंद करने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, then balance sheet will be prepared on liquidation basis. Liquidation basis मतलब assets will be reported at, ये तुमको मेरा लैंग्वेज समझता है? ये सब लैंग्वेज तुम लिखेगा, इधर भी लिखना पड़ता है, ऑडिट के पेपर में भी लिखना पड़ता है। And if you will enroll for articleship in auditing, then you should speak all this language. You cannot say it will be shown in the balance sheet. It will be reported in the balance sheet.
दैट वुड बी अ बेटर लैंग्वेज। ये सब अकाउंट्स का लैंग्वेज है, ऑडिट का लैंग्वेज है, अपने को आना चाहिए। समझ रहा है? हेलो। सो इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिकम्स इनअप्रोप्रिएट, मतलब इनवैलिड, मतलब हम बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद करने वाले हैं, देन बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। In that asset will be reported at NRV basis. NRV सुना है? Net realizable value. And liabilities will be reported at payable basis. समझता है मैं क्या बात करता हूँ? बोलिए ना, पक्का? Going concern is one of the assumption which we are following. This is fundamental assumption. Second, accrual. What do you mean by accrual? ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का? Is there any difference between event and transaction? हाँ, तो ओनली इवेंट और ट्रांजैक्शन बोथ। हाँ, ओके, चलो, I will elaborate. Well tried. Cash system, there are two types of accounting system. One is cash accounting system, other is accrual accounting system. Accrual accounting system is also known as mercantile system. कैश अकाउंटिंग सिस्टम में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम में इफ वी आर रिसीविंग कैश इन करंट ईयर, इट विल बी अवर इनकम. इफ वी आर पेइंग कैश इन करंट ईयर, इट इज अवर एक्सपेंस. समझ रहे हैं? कोई भी ईयर का इनकम, कोई भी ईयर का पैसा करंट ईयर में मिला ना, हम उसको इनकम मानेंगे. कोई भी ईयर का एक्सपेंस हमने पे किया ना, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे. करंट ईयर में मैंने 10 महीने का सैलरी पे किया ना, तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम बोलता है मेरा सिर्फ सैलरी 10 महीने का मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि जो पे किया है वो मेरा एक्सपेंस है. ये हुआ कैश अकाउंटिंग सिस्टम. रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करो. अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन दे अक्रू और ड्यू. करंट ईयर में एम्प्लॉय ने 12 मंथ सर्विसेज दिया है, बट मैंने उसको सैलरी 10 महीने का ही पे किया है, बाकी का 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है. बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माय एक्सपेंस और इट इज नॉट एन एक्सपेंस? It is our expense because that salary is accrued in current year. It got due in current year. It is our expense, though it is not paid. In other words, cash accounting system में outstanding, prepaid, pre-received, advance नहीं होता. Accrual accounting system में outstanding, prepaid, pre-received, advance होता है. So whenever we are considering outstanding, prepaid and everything, means we are following which system? Accrual system. This is our fundamental assumption कि हम accounting कौन से basis पे करेंगे? Accrual के basis पे करेंगे. In other words, outstanding and prepaid record करेंगे. ये गया कि गया? समझा मैंने क्या बोला? या सो कितना fundamental assumptions हैं? 3. कौन सा 3? Going concern, accrual, कंसिस्टेंसी. गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा. बट आंसर लिखने के टाइम पे क्या बोलने का? गोइंग कंसर्न, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन दिस बिजनेस इन फोरसीएबल फ्यूचर. देयर इज एन इंटेंशन टू रन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म. उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न. इफ गोइंग कंसर्न इज फॉलोड, बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल वे, दैट इज एट बुक वैल्यू. If going concern is not followed, balance sheet will be prepared at liquidation basis. समझा कि नहीं समझा? पक्का? Second, accrual accounting system. There are two accounting system, cash accounting system and accrual accounting system. हम basically assume कौन सा करते हैं? Accrual accounting system. Accrual system क्या बोलता है? Recognize incomes or expenses as and when they accrue.
or due, not as and when they are received or paid. बोलो मैंने एम्प्लॉय से 12 मंथ्स का सर्विसेज लिया है, मैंने सिर्फ 10 महीने का सैलरी पे किया है, तो 2 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग। पीएनएल में कैसे बताएंगे, पीएनएल में कैसे बताएंगे, पीएनएल में कैन ऐसे 2 सैलरी पेड 10 मंथ्स का बताएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स का, आउटर कॉलम पीएनएल में 12 मंथ्स का सैलरी जाएगा दो इट इज नॉट पेड। सैलरी अक्रू कितना हुआ, अक्रू कितना हुआ, तो जितना उसने सर्विसेज दिया उतना अक्रू हो गया, वी आर सपोज टू पे दैट सैलरी बट वी हैवंट पेड इट, देन ऑल्सो इट इज अवर एक्सपेंस। और एक एग्जांपल देता हूं, सुन लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू? ओके, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड ड्यू? ओ, ऐसा थोड़ी होता है। अक्रूड क्या है? नो, दोनों आउटस्टैंडिंग है ना, अक्रूड आउटस्टैंडिंग है, ड्यू भी आउटस्टैंडिंग है। सुनो, अक्रूड एंड ड्यू में डिफरेंस क्या है? आज हम लोग ये क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी 500 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आएगा आज का, तो ये 500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे आज पे करना चाहिए, बट मैं आज पे करेगा कि ड्यू डेट को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आज क्या हुआ, अक्रू हुआ। ड्यू कभी होगा, ड्यू डेट को। पे कभी करूंगा, ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट को। मैं आज सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे आज के लेक्चर का रेम्यूनरेशन मुझे आज मिलना चाहिए, पर मुझे मिलेगा कभी, ड्यू डेट को। आज क्या हुआ, वो अक्रू, और ड्यू डेट को क्या होगा, ड्यू। ड्यू होने के बाद पे नहीं किया ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ड्यू डेट के पहले अक्रूड है तो ठीक है, ड्यू डेट नहीं आया इसलिए पे नहीं किया। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट पे करना बाकी है। क्यों पे करना बाकी है? क्योंकि ड्यू डेट नहीं आया है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अक्रू भी हो गया, ड्यू डेट भी आ गया, फिर भी पे नहीं किया है। समझ रहा है दोनों का मीनिंग क्लियर? हाँ, बट लोअर लेवल पे हम वही बोलते हैं, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, बोथ आर आउटस्टैंडिंग। अकाउंटिंग भी आउटस्टैंडिंग के हिसाब से करते। क्लियर एवरीबॉडी? बोलो। ये क्या हो गया? चलो एक मिनट, लेट अस रिवाइज। वी आर इन विच चैप्टर? फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। वो आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स रहेंगे, उसमें शेयर होल्डर्स रहेंगे, क्रेडिटर्स रहेंगे, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन्वेस्टर, लेंडर्स, सारे आ गए, डिबेंचर होल्डर्स सब आ गए, बरोबर है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या सीखा हमने? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कितने हैं? 3। फर्स्ट क्या है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। सेकंड क्या है? अक्रूवल। एंड थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं मालूम है? वंस यू हैव अडॉप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, एक अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सिलेक्ट किया है, बोलता है उसको ईयर बाय ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली फॉलो करने का, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करने का, दैट इज व्हाट? कंसिस्टेंसी। ये क्लियर? पक्का? ओके, ये 3 अजम्पशन के बेसिस पे हम हमारा अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज फंडामेंटल अजम्पशन। डिड यू गेट दिस?
नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्वालिटी होना चाहिए, बोल इजी टू, उसका तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ना, ठीक है चलो, इजी टू इंटरप्रेट, ओके, और मतलब कहना से अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, है ना, ओके, और ओके कैसे सोचने का, चलो वो भी बता देता हूं, ये यू नेवर नो, कभी थियरी पूछ लेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो 4 पॉइंट है, प्राइमरीली ये 4 पॉइंट चाहिए। सोचना कैसे है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पार्टनर में आपको चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए। पहला, यू आर आर सी, मतलब यू आर चैंपियन, यू मतलब अंडरस्टैंडेबल, पार्टनर कैसा चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा चाहिए, अंडरस्टैंडेबल चाहिए, जो हम समझ सकें, वही बोला ना, इजी टू अंडरस्टैंड, अग्रीड। सेकेंड, रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एग्जिबिट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हेलो। थर्ड, पार्टनर कैसा होना चाहिए, रिलायबल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होना चाहिए, एंड सी मतलब चैंपियन नहीं, कंपेरेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। These are the 4 primary characteristics required in the financial statement. U, R, C, but R में दो है। Can you remember this? पक्का U क्या है, अंडरस्टैंडेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल चाहिए। फिर रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड क्या है, रिलायबल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फोर्थ क्या है, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबल होना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस? पक्का? अभी ये सब कोई करवाता नहीं है, बट स्टडी मैट में दिया है ना, तो आई वाज लाइक लेट अस पुट इन दिस अपना मटेरियल आल्सो, सो यू नेवर नो, कभी कुछ पूछ लिया तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। क्लियर? पक्का? 4 पॉइंट हो गया, वो समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, यूजर्स कौन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, करेक्ट, एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी एलिमेंट्स, अभी ये सब टाइम पास है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी मतलब कैपिटल, करेक्ट, इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉस, स्टोरी ओवर। These are called as what? Elements of financial statement. Financial statement में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? पक्का? एसेट मतलब रिसोर्सेस controlled by an enterprise arising from the past event and from which future economic benefit can be expected. ये मैंने AS 13 में फर्स्ट डे बोला था। इन्वेस्टमेंट्स आर, तो मैंने एसेट डिफाइन किया था, वही एसेट फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है, पढ़ो फर्स्ट लाइन, एसेट्स आर कंट्रोल्ड बाय एन एज अ रिजल्ट ऑफ एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड टू फ्लो। तो एसेट्स को क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेस। लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशंस। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशंस। Liability is present obligation arising from the past event which is expected to result in outflow of resources, मतलब liability पे करने के लिए पैसा जाने वाला है, outflow of liability पे करने के लिए asset जाएगा। Are you understanding this? या इक्विटी क्या होता है सबको पता है, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो इक्विटी मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? ओनली कैपिटल नहीं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब शेयर होल्डर्स फंड,
इक्विटी को हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है देन वी कैन से कैपिटल, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ही ऐड होता है। बट इफ इट इज अ लिमिटेड कंपनी देन शेयर कैपिटल इज सेपरेट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आर सेपरेट। सो इन शॉर्ट इट इज शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉस क्या होता है, ये सब आपको पता है। इसको सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ, फर्स्ट क्या था, समझ रहा है ना लैंग्वेज? या हाँ, अभी ये पॉइंट मेरे को सिखाना पड़ेगा, सुन लो, जोड़े रह जो, मेरे साथ रहना। ये क्या हो गया? जूम। क्यों नहीं आ रहा है? चलो सुनो इधर। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मेजरमेंट मतलब क्या वैल्यू पे हम एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब एट व्हाट वैल्यू। करेक्ट? 4 कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में एक बार आया है, थियोरेटिकल पार्ट, या एमसीक्यू में पूछ लेंगे, यू नेवर नो। मतलब देयर आर 4 बेसिस ऑफ मेजरमेंट, 4 बेसिस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। 4 basis of measurement. Do you agree with this? कौन से 4 बेसिस हैं? फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड क्या है? करंट कॉस्ट। फिर 2 वैल्यूज हैं, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ये 4 बेसिस हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन मेजर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, ये थियरी है, आई कैन अंडरस्टैंड। हिस्टोरिकल कॉस्ट, 2 कॉस्ट है, 2 वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। सुन लो, अभी मीनिंग सुन लो, ये एक ही एग्जांपल याद रखने का, सब हो जाएगा। हमने यार एक मशीनरी परचेज किया था 2 साल पहले, 1 करोड़ का मशीनरी था। व्हाट इज 1 करोड़? हिस्टोरिकल कॉस्ट। यही मशीनरी आज परचेस करने जाएगा तो मेरे को 1 करोड़ 20 lakhs में मिल रहा, करंट कॉस्ट। और वही ओल्ड वाला मशीनरी आज बेचने जाएगा तो 70 lakhs मिल रहा है, रियलाइजेबल वैल्यू। और वही मशीनरी अगर मैं बेचेगा नहीं, अगर मैं उसको यूज करेगा तो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट्स को मैं डिस्काउंट करेगा तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, आज का वैल्यू मिलेगा। यू नो द टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हैव यू हर्ड अबाउट इट? 2 concepts in time value of money. First is compounding of interest, other is discounting of interest. Compounding means प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते जाने का। डिस्काउंटिंग मीन्स फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस करते जाने का। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट क्या करने का? माइनस करते जाने का, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा। गया कि गया? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो मैं क्या करेगा? इंटरेस्ट ऐड करेगा, तो कंपाउंडिंग होते जाएगा। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो इंटरेस्ट डिस्काउंट करेगा, माइनस करेगा, मतलब डिस्काउंटिंग बोलते हैं उसको। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पक्का?
अभी मेरे को बोलो, अगर मैं मशीनरी, मेरे पास मशीनरी है, अगर मैं मशीनरी बेचेगा आज, तो मेरे को कौन सा वैल्यू मिलेगा? रियलाइजेबल वैल्यू। और ये मशीनरी अगर मैं नहीं बेचेगा तो मैं यूज करेगा? ये आंसर दो। मैं यूज करेगा, एंड मैं यूज करेगा तो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट्स मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट्स कैसे मिलेगा? उससे प्रोडक्शन होगा, मशीनरी से यूनिट्स बनेंगे, यूनिट्स को मैं मार्केट में बेचेगा तो मेरे को फ्यूचर में कैश फ्लो होगा। पर ये आज का बेनिफिट है कि फ्यूचर का बेनिफिट? फ्यूचर का बेनिफिट। मैं उसको करंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? बाय अप्लाइंग डिस्काउंटिंग टेक्निक। कैसे करते हैं डिस्काउंटिंग, पता है आपको? हम तो कैलसी पे करते हैं, सच्ची में करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज सीखना है आपको, टेक्निक सीखना है। देखो इधर, सी इफ आई विल इन्वेस्ट 100 रुपीज टूडे, व्हाट इज 100? प्रेजेंट वैल्यू। आज 100 रुपया डाला, प्रेजेंट वैल्यू। 10% इंटरेस्ट है, बोलो 1 साल के बाद कितना होगा? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आगे ऐड करो और 10%। ये क्या किया हमने हर साल? टेन परसेंट हमने ऐड किया। क्या ऐड किया? इंटरेस्ट। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ये टेक्निक को बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, बराबर? अभी मेरे को सोच समझ के बोलना। 1 साल के बाद मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, 1 रुपया आई विल गेट। तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना? ओके, एक से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। 1 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा तो उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? 1 साल का ही है, 1 साल का ही इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट निकाल दो तो आई विल गेट व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालने का इंटरेस्ट? देखो इधर 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 1 रुपी इज 110, 100 इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू बोलो 0.909090 आएगा, कैलसी लो। आया ये? अभी बोलो व्हाट इज ये 0.909090? 1 रुपया 1 साल के बाद मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 90 पैसे है। इन शॉर्ट में आज 90 पैसे इन्वेस्ट करेगा तो 1 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपी इज फ्यूचर वैल्यू, 90 पैसे इज प्रेजेंट वैल्यू। अभी मैं आज और आई कैन से 1 साल के बाद 1 रुपया नहीं, 50 लाख रुपया मिलने वाला, तो उसका आज का वैल्यू कितना? तो 50 लाख इंटू 0.9090 करो तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक। ये मैं फिर कैलसी पे करवाएगा सब, पर ध्यान दो इधर। अभी 1 रुपया है ना, 2 साल के बाद मिलने वाला है। 1 रुपया 2 साल के बाद मिलने वाला है, मतलब 1 रुपी इज 121, तो 100 इज हाउ मच? 8264 आएगा। आता है ये कि नहीं आता है? थर्ड ईयर का चेक करो, 7513 आएगा। फोर्थ ईयर 6830 आएगा, एंड फिफ्थ ईयर 0.6209 आएगा। चेक कर लो।
मतलब क्या, एक साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 90 पैसे। 2 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 82 पैसे। 3 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू 75 पैसे। चौथे साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू 68 पैसे। 5वें साल के बाद में 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 62 पैसे। इन शॉर्ट, फ्यूचर में मेरे को कितना रुपया मिलने वाला है? 5 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 3.79। चेक कर लो, टोटल मारो। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? ये आएगा मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मिनिमम 3 से 4 स्टैंडर्ड में आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज आई कैन नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर वैल्यू टूडे। आई हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, करंट कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज करंट कॉस्ट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज एनआरवी, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट वैल्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओनली 4 आइटम्स वी कैन रिकॉर्ड। समझा कि नहीं समझा? अभी हम ये कैलसी पे करते हैं, ऐसा हर बार थोड़ी करेगा। ये सब कैलसी पे होता है, एक साथ में होता है। ये सबको क्या बोलते हैं मालूम है? दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, यू नो? डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एन्यूटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी क्यों बोला? क्योंकि हर साल 1-1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है ना वो। दैट इज व्हाट इज एन्यूटी फैक्टर। ये एफएम में आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग में, और मेरे 3 से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिखेगा। सो बेटर लेट अस ओपन दिस कॉन्सेप्ट एट दिस स्टेज ओनली। अर्ली बर्ड में आए हो तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज बाद में मैं क्या बात करेगा? आई एम अस्यूमिंग यू ऑल नो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, करेक्ट? लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो तुम बोलेगा हमको पता है। हेलो, लो कैलसी। डायरेक्ट कैलसी पे कैसे फाइंड करते हैं बताता हूं। देखो कितना परसेंट डिस्काउंट है अपने इसमें। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10 है। इट कैन बी एनीथिंग ना, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। हम 10 वाला सीखते हैं। चलो लो, 100 डिवाइडेड बाय 110, 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू कितना आया? 0.909090 आया। 2 बार इंटू इंटू करो, इक्वल टू 8264 आएगा। देखो, इक्वल टू 7513, इक्वल टू 6830 एंड इक्वल टू 6209। देखो बैठ गया 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैलसी पे फाइन किया, समझा क्या ये? क्योंकि ये आपको ओरिजिन कोई अभी बताएगा नहीं, सीधा कैलसी पे बताएंगे जैसे मैंने करवाया। बट वो कैलसी पे आया कैसे? क्या स्टार्ट किया 10% के लिए? व्हाट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट? यहां से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर का आ गया। 100 डिवाइड बाय 110, तो फर्स्ट ईयर का मिल गया। फिर इंटू इंटू किया ना, फिर इक्वल टू करेंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मिलते जाएगा। समझाइए? अभी जीटी दबाओ। जीटी कितना आया? 3.79। इसको बोलते हैं एन्यूटी फैक्टर। ये 3.79 का मतलब क्या मालूम है? फ्यूचर में मेरे को 5 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 3.79 है। यस, क्योंकि कोई कोई कैलसी में एक बार में नहीं आता है, सो बेटर टू गो फॉर 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। कोई कोई कैलसी में नहीं बैठता है वो, इसलिए 2 बार सब कैलसी में आता है। सो वी ऑलवेज गो फॉर इंटू इंटू। कभी कभी आ जाएगा, आप बहुत सारे कैलसी में आ जाता है, बहुत कैलसी में नहीं आता है। तो हमारा सिस्टम हमने बनाया है। अग्रीड? यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? ये कौन सा वैल्यू का बात किया हमने? कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। हम फ्यूचर वैल्यू कभी रिकॉर्ड नहीं करते, हम प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो यू शुड नो हाउ टू डिटरमाइन। 5% इंटरेस्ट रहेगा तो 100 डिवाइड बाय 105,
अभी बहुत जन 100 नहीं लेते हैं, बहुत जन लेते हैं 1 डिवाइड बाई 1.05, बट आई प्रिफर 100 डिवाइड बाई 105। रीजन है कभी है ना परसेंटेज पॉइंट में रहेगा ना तो फंस जाएगा। 14.9768%। कैसे करने का? 100 डिवाइड बाई 114.9768%। इसलिए 100 बेस लिया ना तो बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? इन शॉर्ट इट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। आपका बचपन में फॉर्मूला रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज टू एन। आपने सीखा रहेगा कंपाउंडिंग, जब भी सीखा रहेगा तभी। आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आता है? क्वेश्चन में दिया रहता है। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो फंड हम रेस करते हैं ना, उसका खर्चा जितना भी रहेगा वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको। ERR बोलो, IRR बोलो। क्लियर? या IRR कैसे फाइंड होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड, इंटरपोलेशन टेक्निक से। IRR कैसे फाइंड होता है? IRR इंटरपोलेशन टेक्निक से। इंटरपोलेशन आता है नहीं आता है? हो गया। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सीखेंगे हम। AS 19 में आएगा तभी मैं बात करेगा। इंटरपोलेशन टेक्निक से सीखेंगे। आई थॉट मैथ्स में किधर सीखा रहेगा आपने? मैथ्स में रहेगा नहीं था? इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करने का? IRR। हाँ वही ERR। मैथ्स नाम लिया सर आ गए। देखो मैथ्स में पढ़ा है नहीं सर ने? ओके अभी सी, कभी भी वॉट एवर सी, लाइफ इज ऑल अबाउट होप्स। तो ऑलवेज वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट। अपने को आगे का सोचने का, पास्ट में पढ़ के क्या है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी क्या पढ़ने वाला है, आगे क्या पढ़ने वाला है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। करेक्ट? नहीं आता है तो सीखने का, और सीखने से हम वी कैन लर्न एवरीथिंग। दैट एटीट्यूड वी हैव टू डेवलप। सी वी कैन नॉट क्रीप फॉर एनीथिंग बिकॉज इट इज अनकंट्रोलेबल। वॉट एवर इज देयर इन अवर कंट्रोल वी शुड टॉक अबाउट दैट। तो इट इज देयर इन अवर कंट्रोल। मेरे पास टाइम है तो मैं ये सिखा दिया। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसे वर्क करता है। कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग में प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं एंड डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आते हैं। क्लियर? ये याद रहेगा। कैलसी पे कैसे किया वो समझा? क्या किया? 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का आएगा इंटू इंटू इक्वल टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, GT। तो मिल जाएगा। GT ना हो तो हर इक्वल टू के बाद M प्लस M प्लस M प्लस करना। लास्ट में MRC, मेमोरी रिकॉल, वो कहते हैं। बट कैल्सी लेंगे अगर नया तो GT वाला लेंगे। टैक्स वाला कैल्सी नहीं चाहिए मेरे को। टैक्स वाला कैल्सी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कैसा है कभी कभी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेगा, इसलिए वो टैक्स वाला कैल्सी नहीं लेने का, GT वाला लेने का। करेक्ट? आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? हाँ। सो मेजरमेंट क्या क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन सुना है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन सुना है नहीं सुना है? बहुत सिंपल है, 11th में किया रहेगा आप लोग। करेक्ट? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी इंक्लूड्स व्हाट? कैपिटल प्लस रिजर्व्स।
it is shareholders fund. So I can say that assets is equal to क्या लिखा प्लस क्लियर पक्का. सेकेंड इक्वेशन और क्या बन सकता है माइनस assets minus liabilities is equal to equity. Do you agree with this? पक्का manageable? Any doubt? Say no. No. Okay. अकाउंटिंग इक्वेशन का मेरे पास दो क्वेश्चन है, ये मुझे सॉल्व करवाना है, स्टडी मैट में दिए. तो इंस्टीट्यूट मटेरियल का फ्रेमवर्क चैप्टर में ये अकाउंटिंग इक्वेशन के सम हैं. 15-15 मिनट लगेगा, फटाफट कंप्लीट करते हैं. फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एवरीबडी, कैपिटल मेंटेनेंस. ये आपने नहीं सीखा है आज तक, तो ये हमें सीखना पड़ेगा. कैपिटल मेंटेनेंस आई कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम either for MCQ 2 marks or for 4 marks. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 1. बारिश अनप्रेडिक्टेबल है पूरा. उसको कैसे पता चलता है अम्ब्रेला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कर लो ना, ये क्वेश्चन रीड. स्टार्ट करो. Question number 1. They have given opening position of Mr. A, assets, liabilities and equity. During the year, following transactions were performed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 transactions. और फिर क्या लिखा है? You are required to show effect of each transaction on the balance sheet in the form of assets minus liabilities equal to equity. ये सबका इफेक्ट देना है. ये मे बी आप लोग 11th में सीख के आए रहेंगे, फाउंडेशन में भी था. ओके, फेयर इनफ. राइट डाउन. स्टेटमेंट शोइंग effect of transactions
in accounting equation. फुल पेज ड्रॉ कर लो. स्टार्ट करो. स्टार्ट करो. ओपनिंग बैलेंस कितना है? Shall we? What is our first transaction? Rent paid. Tell me, what entry will come? एंट्री से करेंगे बहुत इजी हो जाएगा. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. करेक्ट. एक इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा, मतलब मेरा एसेट बढ़ेगा कि कम होएगा. सो 10,000 एसेट में माइनस. बरोबर. अभी बोलो रेंट सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा. पीएनएल डेबिट. पीएनएल डेबिट मतलब एक्सपेंस. एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होगा तो कैन आई से शेयर होल्डर्स फंड विल बी अफेक्टेड. इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स. मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम होएगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर किधर होता है? कैपिटल में. सो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा. डाउट? टेल मी. क्यों लायबिलिटी? Rent is a liability or outstanding rent is a liability? Rent is our expense. Rent is not a liability. If it is not paid on due date, then it is a liability. Correct? It is our expense. P&L debit का item है. Commission received. $12,000. बोलो कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या रिसीव किया? पैसा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12,000. एंड सेकेंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में जाएगा.
P&L क्रेडिट तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा इक्विटी बढ़ेगा, तो 12,000 इक्विटी बढ़ेगा। थर्ड, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड फॉर 25,000। हाँ, तो मेरे को आंसर दो, गुड्स सोल्ड क्या आएगा, पहले आएगा क्या? कैश। एसेट बढ़ेगा 25,000 से, फिर स्टॉक जाएगा 20,000 से कम होगा। 20 का गुड्स 25 में बेचा तो प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगा 5,000। दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन। क्लियर? Goods of 18,000, cash of 12,000 withdrawn by Mr. A for personal use. बोलो एसेट कितने से कम होगा? ड्राइंग से तो कैपिटल भी 30 से कम होगा। Clear? Next, interest receivable on investment 3,000। बोलो, इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरा एसेट है, एंड सेकेंड इफेक्ट P&L क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट इज अवर इनकम, और इनकम में हम आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करते हैं, सो वन इफेक्ट विल बी एसेट साइड 3,000, डाउट? इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट में, इसमें कोई डाउट? रिसीवेबल तो एसेट नहीं जाता है ना, पेबल लाइबिलिटीज हैं, रिसीवेबल एसेट्स हैं। सेकेंड इफेक्ट, फाइनल अकाउंट का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल का, P&L क्रेडिट में इंटरेस्ट में ऐड करते हैं। ओके, डू यू नो इंटरेस्ट रिसीवेबल इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दो इफेक्ट क्या आता है? फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड बिकॉज इट इज रिसीवेबल, एंड सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, तो P&L क्रेडिट में डालेंगे। P&L क्रेडिट में कहाँ पे, तो इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो मेरा इक्विटी विल इंक्रीज। क्लियर? या received 4,000 from a debtor of 6,000 due to his insolvency। कितने का डेटर था? 6,000। हाउ मच वी हैव रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, बाकी का 2,000 बैड डेट्स है। डू यू अग्री विद दिस? एंट्री बोलो। कैश आएगा, कितना कैश आया? डेटर्स कम होगा, बाकी का 2,000 लॉस होगा, तो मेरा P&L डेबिट होगा, P&L डेबिट होगा तो मेरा इक्विटी में से माइनस है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। क्लियर? $15,000 collected from bills receivable,
कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 एंड बिल्स रिसीवेबल जाएगा, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 15,000। तो एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट कम होगा। समझा? नेट क्यों नहीं करते? नेट करेगा तो सब में डैश, नो इफेक्ट हो जाएगा। बट नो इफेक्ट नहीं, दो इफेक्ट आना, करेक्ट? एट, आउटस्टैंडिंग सैलरी can I say outstanding salary is our liability? एंड सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में जाएगा, पीएनएल डेबिट सैलरी में ऐड करेंगे, इट इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से मेरा इक्विटी कम होगा। हो रहा है टैली? क्लियर? 9, settled a creditor of 20,000 at 5% discount. कैश कितना पे किया, लायबिलिटी कितना कम हुआ, थाउजेंड का डिस्काउंट है, डिस्काउंट विल गो इन पीएनएल क्रेडिट, तो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा इक्विटी बढ़ेगा। एंट्री बोलने का सी, या तो एक ऑप्शन है जर्नल एंट्री से करो, दूसरा ऑप्शन है फाइनल अकाउंट का इफेक्ट सोच के करो। क्रेडिटर पे किया तो मेरा क्रेडिटर कम होएगा, तो लायबिलिटी 20,000 से कम होगा। पे किया तो कैश कम हुआ, कैश मतलब एसेट कम हुआ, तो 19 से एसेट कम हुआ। 1,000 का डिस्काउंट है, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगा। दैट इज द वे वी हैव टू थिंक, आइदर फाइनल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू थिंक, और जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो अच्छा लगता है करो। डेटर कितना है? 10,000 डायरेक्टली पेड टू अवर क्रेडिटर। Less from asset, less from liability. एसेट भी कम होगा, डेटर कम हुआ, लाइबिलिटी भी कम होगा। दैट्स इट। बताओ।
बोलो कितना आ रहा है? डन। क्वेश्चन नंबर 2, तुम खुद ट्राई करो, 10 minutes। ओके, आई विल डिस्कस। फर्स्ट का क्या किया बोलो? अ लाइबिलिटी, ओके, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर लाइबिलिटी 50,000 वॉज सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो 49,000 एसेट में से माइनस किया, 50,000 लाइबिलिटी से माइनस किया, और 1,000 इक्विटी में ऐड किया ये। सेकेंड, डिविडेंड ऑन 15% ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड एट 12,000। कोई बताएगा ये डिविडेंड किस पे मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स पे मिल रहा है, करेक्ट। इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है बोलो? 12,000 कॉस्ट है। हेलो, ओके। एंड फेस वैल्यू कितना है? 100 पर इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड किस पे आएगा? सो 1,000 इंटू 100, 1 लाख। 1 लाख पे 15%, 15,000 का डिविडेंड रिसीव्ड। एक इफेक्ट आएगा, एसेट में ऐड करेंगे बिकॉज कैश रिसीव किया रहेगा। दूसरा पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा। क्लियर? थर्ड, रेंट पेड, ये तो आया रहेगा सबको। एसेट में 20,000 माइनस, इक्विटी में 20,000 माइनस। मिस्टर मोहंती विड्रो व्हाट? कम ऑन। 10,000 for personal use and withdraw goods, 5,000 for personal use, 15,000 drawings। सो एसेट, एक एसेट में से माइनस करेंगे 15,000, दूसरा इक्विटी में से माइनस करेंगे। 15,000 रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, तो एसेट बढ़ेगा 15 से, एसेट कम होएगा 15। सिंपल। एक ही इंपॉर्टेंट था, कौन सा? डिविडेंड, बाकी सब मैनेजेबल है। मैनेजेबल, कोई डाउट? आगे बढ़े। क्या टोटल आया? एसेट कितना है? 11 लाख। लाइबिलिटीज करेक्ट। देन विथ क्वेश्चन 2 आगे बढ़ू मैं। लास्ट कॉन्सेप्ट, या एसी, हाँ, क्या करें? थोड़ी देर बाद कर। शैल वी प्रोसीड? लिसन, टू करिए। शैल वी? या लास्ट कॉन्सेप्ट, वी विल रिक्वायर हाफ एन आवर टू कंक्लूड दिस, करेक्ट? समझा ना यहाँ तक का फ्रेमवर्क? बहुत सिंपल था, कुछ है नहीं। अभी ये कॉन्सेप्ट कुछ नया है, सी फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लर्न। इट इज कैपिटल मेंटेनेंस।
What do you mean by capital? Can I say capital represents net asset of the business? Capital represents net asset of the business. कैपिटल बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी एंड दैट नेट एसेट, दिस इज बैलेंस शीट, कैपिटल, liabilities, assets, correct? कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? एसेट माइनस लायबिलिटी. ये एसेट माइनस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेट एसेट. लाइक दिस इज 100, this is 15, this is 150. Agreed? Yeah. So asset is equal to what? Or rather capital is equal to what? Net assets. That is 100. Do you agree with this? Correct? अब ये asset and liability. This is our net asset. We use this net asset for operating the business. We utilize this net asset to operate the business. Do you agree with this? बराबर है? हाँ. अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना. ये जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स में मशीनरी रहेगा जो ऑलरेडी मैंने परचेज करके रख दिया है. एसी परचेज करके रख दिया, करेक्ट? फर्नीचर परचेज करके रख दिया. यस और नो? डेटर्स हर साल चेंज होते रहते हैं. एंड द इम्पॉर्टेंट आइटम इज स्टॉक. वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ माई बिजनेस इज स्टॉक. अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना. करंट ईयर में मैंने बिजनेस स्टार्ट की विथ 100 रुपीज कैपिटल और मैंने उसमें से लेट अस अस्यूम कोई फिक्स्ड एसेट नहीं लिया, सिर्फ 100 रुपीज का स्टॉक ले लिया. पॉसिबल? So I started my capital or started my business with a capital of 100 rupees or 100 crore we can say. छोटा बात नहीं करना था. Now tell me, ये 100 करोड़ का मैंने स्टॉक परचेज किया है. सेम स्टॉक फर्स्ट ईयर के एंड में सेम भाव पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? के भाव बढ़ गया रहेगा. इन्फ्लेटेड फिगर्स, इन्फ्लेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? प्राइस इंडेक्स सेम रहेगा कि प्राइस इंडेक्स चेंज हुआ रहेगा? ऑब्वियसली चेंज हुआ रहेगा. So as a businessman, I always want to know at the end of the year कि मैंने मेरा कैपिटल मेंटेन किया कि नहीं किया. बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 यूनिट्स परचेज किया, बराबर है? ईयर एंड को मैं चेक करेगा कि वही 1000 यूनिट्स में वापस परचेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ एट इन्फ्लेटेड प्राइस. If I am able to maintain, then I can say मैंने capital at least maintain किया. So maintenance of capital is very vital in the business in inflated economy. समझ रहा है? अभी business में we introduce capital, we run our business. At the end of the year, I will check whether capital is properly maintained or not maintained. मतलब जितना पैसा मेरे को चाहिए बिजनेस करने के लिए वो मेंटेन हुआ कि नहीं, नेट एसेट मेंटेन हुआ कि नहीं. वी हैव टू चेक. एंड टू check that capital is maintained or not maintained, net asset is maintained or not maintained, there are 3 approaches given there. ये 3 अप्रोच से हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारा कैपिटल मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ. उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोच. फर्स्ट अप्रोच तो इलॉजिकल है. फर्स्ट अप्रोच कहाँ अप्लाई होता है मालूम है? वेयर देयर इज नो इन्फ्लेशन.
If there is no inflation, so you can adopt first approach. सेकेंड अप्रोच भी 100% लॉजिकल नहीं है, बिकॉज वहां पे वो लोग इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं बट एवरेज इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं. एवरेज मतलब मशीनरी का इन्फ्लेशन अलग रहेगा, एसी का इन्फ्लेशन अलग रहेगा, स्टॉक का इन्फ्लेशन अलग रहेगा, तो सब एसेट का एवरेज निकाल के इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं. दैट इज एवरेज प्राइस इंडेक्स दे आर कंसिडरिंग. That is also not 100% accurate. मेरे बिजनेस में सिर्फ स्टॉक ही है, तो मेरे को तो सिर्फ स्टॉक का इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए ना. That will give us third approach, and in that we will apply specific price index, specific inflation. तो तीन अप्रोच हैं. इंस्टीट्यूट मटेरियल में कॉन्सेप्ट दिया है, उधर कुछ समझेगा ही नहीं क्या बोला है, वो लोग का मेथड भी नहीं समझ रहा है कैसे सॉल्व किया. So I will give you simple steps and simple logic to understand whether capital is maintained or not maintained. थोड़ा समझ लिखो. हेडिंग दो, कैपिटल मेंटेनेंस. अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन. कैपिटल refers to net asset of a business. Capital refers to net assets of a business. Be clear? Next line. Since a business uses assets for its operations, comma, a fall in net assets स्लैश करके कैपिटल mean fall in its activity level. Next line. It is therefore important for any business to at least maintain its capital in such a way as to ensure operations will continue at same level year after year. Clear? Next line. In order to check maintenance of capital,
There are three approaches. First, financial capital is maintained at historical cost. मतलब कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल कितना होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर? एटलीस्ट जितना ओपनिंग कैपिटल था, जितना बिगिनिंग में मेरा कैपिटल था, उतना कैपिटल तो ईयर एंड को होना चाहिए एज पर दिस अप्रोच. देन वी कैन से अवर कैपिटल इज मेंटेन्ड. क्लोजिंग कैपिटल should be at least equal to opening capital. No inflation factor is no inflation factor is considered. Clear everybody? Bolo. Second approach, financial capital is maintained at current purchasing power. Financial capital is maintained at current purchasing power. By applying average price index. Average price index language समझा. Capital represents net asset of the business. Do you agree with this? I have number of assets. इसमें मशीनरी, फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप सब रहेगा. स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब का इन्फ्लेशन
इंडेक्स सेम नहीं होता। मशीनरी में भाव ज़्यादा बढ़ गया, कंप्यूटर में कम हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ टैक्स रिलीफ। यस और नो? तो सबका इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग अलग होता है। अब ये सबका मैंने एवरेज निकाला, तो उसको बोलते हैं एवरेज प्राइस इंडेक्स। तो मैं एवरेज प्राइस इंडेक्स यूज करेगा। एवरेज प्राइस इंडेक्स कभी यूज करना चाहिए पता है? जब भी मैं मेरा बिजनेस में सारे एसेट्स, और एवरेज प्राइस इंडेक्स यूज करने के पीछे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे एसेट में इन्फ्लेशन। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, एंड दैट इज व्हाई थर्ड अप्रोच विल कम। ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट, ये एवरेज प्राइस इंडेक्स यूज कर रहा है, थर्ड अप्रोच बोलता है स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स यूज कर। फिजिकल कैपिटल, क्या नाम दिया इसको? फिजिकल कैपिटल, मतलब स्पेसिफिक कैपिटल इज मेंटेन्ड। maintained at current accounts. Specific price index. तीनों अप्रोच समझा क्या? पक्का? Shall I proceed? दो क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं, सुन लो, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ेगा और मुझे चेक करके दो अप्रोच 1, 2 एंड 3 के कैपिटल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने को तो वही फाइंड करना है वेदर कैपिटल इज इंटैक्ट और नॉट इंटैक्ट, और मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड। सोचो। Question number 3, Mr. X started a business with a capital of rupees 20 lakhs. Can I say this is opening capital? He purchased what? ये 20 लाख से उसने क्या किया? 12,500 यूनिट्स परचेस किया एट 160, करो मल्टीप्लाई, 20 लाख क्या आएगा? मतलब उसने सीधा स्टॉक परचेस किया। देयर इज नो अदर एसेट इन द बिजनेस। अग्रीड? And during the year he sold all units at 250 per unit. सारे यूनिट्स बेच दिए उसने। वो ठीक है, वो सेलिंग प्राइस है। पर यूनिट प्रॉफिट कितना है? 90 रुपीज। सो 12,500 इंटू 90, 1125। ओके, ये प्रॉफिट है, करेक्ट। हिज ड्रॉइंग्स, कितना ड्रॉइंग्स है? 750 का ड्रॉइंग्स है। प्राइस इंडेक्स एट द बिगिनिंग 100, एट द एंड ऑफ द ईयर 125। ये कौन सा प्राइस इंडेक्स है? एवरेज। कहां काम आएगा? सेकेंड अप्रोच में।
फर्स्ट में तो इन्फ्लेशन लेना ही नहीं है, तो नो नीड टू कंसिडर प्राइस इंडेक्स। सेकेंड में एवरेज लेना है, तो ये एवरेज प्राइस इंडेक्स दिया है। ऑन थर्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स है। बोलता है ये जो यूनिट्स बिगिनिंग में परचेस किए थे ना, वो 160 में थे, ईयर एंड को 180 के हो गए। है इन्फ्लेशन उसमें? यस, देयर इज स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ये थर्ड अप्रोच में काम आएगा। Verify, we have to verify under all three approaches that whether company has maintained capital or not. समझा कैसे सॉल्व करने का? सबसे पहले क्या फाइंड करने का पता है कि कंपनी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल कितना है। फिर चेक करने का कि कितना होना चाहिए एज पर अप्रोच 1, 2 एंड 3। चेक करने का, कंपेयर करो एंड कंपेयर करके वेरीफाई करो कि मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल। सो सबसे पहले क्या फाइंड करने का? कैलकुलेशन ऑफ, बोलो बोलो, लिखते जाओ साथ में। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। हाउ मच इज ओपनिंग कैपिटल? कम ऑन। How many units? 1200, 1200 into correct, opening capital clear, plus ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? यूनिट सेल किया तो प्रॉफिट हुआ ना? कितना प्रॉफिट हुआ? 90 रुपीज का प्रॉफिट है। समझा? $750 का ड्राइंग्स, कितना है? 23। क्लियर? कोई डाउट अभी? केस 1, मेथड 1, तीनों अप्रोच में अपने को वेरीफाई करना है। क्या नाम था मेथड 1 का? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट, बोलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? अभी चेक करके मेरे को बोलो, क्लोजिंग कैपिटल अभी कितना है? यू कैन राइट एक्चुअल। ये 23,75,000 अभी क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअली है। क्लोजिंग कैपिटल रिक्वायर्ड,
एट बोलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्लोजिंग कैपिटल शुड बी, पढ़ो मैंने क्या लिखवा है, शुड बी इक्वल टू ओपनिंग होना चाहिए ना, करेक्ट। सो क्लोजिंग अपना ओपनिंग जितना होना ही चाहिए। कितना है ओपनिंग? ओके। कितना यूनिट्स हमने बिगिनिंग में परचेज किया था, क्या भाव में? अभी 160 कौन सा प्राइस है आज का प्राइस के हिस्टोरिकल प्राइस, तो ये मुझे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करना है, तो 160 से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल एट हिस्टोरिकल प्राइस 20 लाख रुपए का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अभी है कितना? 23,75,000। तो बोलो कैपिटल मेंटेन हुआ कि मेंटेन नहीं हुआ? मेंटेन हुआ। मिनिमम 20 लाख चाहिए, उससे ज्यादा है तो कैपिटल तो मेंटेन हो गया 20 लाख। हेलो, पक्का? कमेंट। कमेंट। देखो इन दिस केस कंपनी is able to maintain company is able to maintain capital at historical cost. Case 1 clear, case 2 लिखो। Clear. Closing capital एक्चुअली कितना है? क्लोजिंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अप्लाइंग, बोलो। एवरेज प्राइस इंडेक्स।
कैसे अप्लाई करेंगे, समझा कॉन्सेप्ट, समझा हाउ टू अप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। चलो ध्यान दो इधर। टेल मी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तभी गुड्स परचेज किए थे, क्या प्राइस में थे गुड्स, तभी इंडेक्स क्या था, अभी ईयर एंड आ गया, ईयर एंड को इंडेक्स क्या है, 25 है क्या 20 है, ओके 25। तो गुड्स का प्राइस क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। कितने यूनिट्स परचेज किए थे, 12,500। तो 25 लाख का कैपिटल मेंटेन करना चाहिए। अगर कैपिटल आज ईयर एंड में ये जो 160 वाला गुड्स था ना वो अभी 200 में मिल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैं 12,500 यूनिट परचेज किया था, at the end of the year I am unable to purchase 12,500 units at 200 rupees. If I want to buy 12,500 units at 200 rupees, मेरा कैपिटल 25 लाख होना चाहिए, बट मेरा कैपिटल 25 लाख है ही नहीं मेरे पास, 23,75,000 ही है। बोलो कैपिटल इज मेंटेन्ड और कैपिटल इज नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड। सेकेंड लॉजिक देखो इधर, सेकेंड वर्किंग, बोलो बिगिनिंग में कैपिटल कितना था, बोलो ये 20 लैक्स 100 था, 125 का डायरेक्ट कैपिटल। इधर क्या किया, इन्फ्लेशन अप्लाई किया कि नहीं किया, केस वन में इन्फ्लेशन अप्लाई किया कि नहीं किया, नहीं किया। जितना ओपनिंग कैपिटल था इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, 20 लाख का ओपनिंग कैपिटल था, उतना ही मेरे को क्लोजिंग चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, जितना हिस्टोरिकली था उतना ही कैपिटल आई वांट टू मेंटेन। इन्फ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पे इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड। 20 लाख का कैपिटल था तभी 100 का इंडेक्स था, ईयर एंड को इंडेक्स 125 है तो 25 लाख का कैपिटल चाहिए मेरे को, बट कैपिटल इज ओनली 23,75,000। तुमको खुद समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यस मैम। वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ना, 100 and 1.125 100 125 क्या किया, 125 into 160 divided by 100, so it will be 1.25 only, correct? If you will take beginning of the year price index is 1, then it will be 1.25. If I am assuming 100, then 125. They have given 100 and 125, no? 100 and 125. So I have considered 125. बोलो ये क्लियर, लिखो इन दिस केस company is unable to maintain its capital. समझा कि नहीं समझा, नेक्स्ट
Physical capital maintenance at current cost. We will utilize specific price index. करंट कॉस्ट मतलब आज का कॉस्ट. वो 12,500 यूनिट्स कितने में परचेज किए थे एक साल पहले? 160 में. आज कितने में मिल रहा है? तो 12,500 इंटू 180 शुड बी माई क्लोजिंग कैपिटल. $22,50,000. समझा नहीं समझा? ये देखो इधर क्लोजिंग कैपिटल at present. इनटू बोलो. करेक्ट. कितना आ रहा है? बोलो कैपिटल मेंटेन हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ. In this case company is able to maintain its capital at current cost. Clear, everybody? अच्छा, have you understood this question? Question 4 आप रीड करेगा और मुझे आंसर देगा. थिंक अबाउट इट. Mr. Mohan started a business on 1st April 17 with 12 lakh rupees, represented by 60,000 units of 20 each. Opening capital 60,000 to 20. During the financial year ending on 31st March 2018, he sold the entire stock at 30 rupees each. समझा कि नहीं समझा? 20 रुपए का है यूनिट परचेज किया, बेचा कितने में? 30 में. In order to maintain capital intact, calculate maximum amount which can be withdrawn by Mr. Mohan in the year 1780. If financial capital is maintained at बोलो historical cost, how will your answer change if financial capital is maintained at current purchasing power and price index is 100 and 120? ओके, मतलब दो केस हम चेक करें. स्टार्ट करें. लिखो क्वेश्चन नंबर 4.
Case 1, calculation of maximum amount that can be withdrawn by Mr. Mohan if financial capital is maintained at historical cost. Clear? Next line. कितना है ओपनिंग कैपिटल? 60,000 into 20. उसमें क्या ऐड होता है? 60,000 यूनिट सोल्ड, 30 रुपीज़ में सेल किया, 10 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है. क्लोजिंग कैपिटल बिफोर ड्रॉइंग्स 18 लाख है. Now closing capital required at historical cost. मतलब जितना ओपनिंग कैपिटल है उतना ही क्लोजिंग चाहिए गाइस. हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला मतलब 60,000 इंटू 20 लेगा ना मैं. 12 lakhs. अभी कैपिटल बिफोर ड्रॉइंग 17 लाख है, क्लोजिंग चाहिए 12 लाख. देयरफॉर मैक्सिमम ड्रॉइंग्स पॉसिबल Clear everybody? Case 2, calculation of maximum drawings in case of capital maintenance at current purchasing power. Opening capital, net profit,
कितना है माइनस closing capital required बिफोर आया क्लियर कितना आ रहा है 1440 दूसरा मेथड क्या था 12 लाख 100 है 120 कितना ये इजी है 360 understood clear पक्का this is the end of framework 2.5 hours we used for this so I hope you understood all the concepts simple था ना दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा कैपिटल मेंटेनेंस आई थिंक सो 1 आवर वी टॉक्ड अबाउट कैपिटल मेंटेनेंस क्लियर पक्का चलो एक 3-4 मिनट्स ब्रीदर ले लो देन वी विल स्टार्ट विथ बेसिक इंट्रोडक्शन हाफ एन आवर हम लोग यूज करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुक अलग मेंटेन करना पड़ेगा लाया नहीं लाया सेपरेट बुक नहीं लाया लाया रहेगा नहीं 2-3 बुक रहता है पर लाया कि नहीं वो भी बुक लाया जो घर पे रखता है तो हाँ स्टैंडर्ड्स में लिखना है हाँ तो अभी क्या अभी कितना पढ़ने का फिर बहुत पढ़ाना आज चलो पहले मेरे को ये बोलो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइटिंग में नेक्स्ट लेक्चर नया बुक लेके आना वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स रहेंगे तो ये बुक में लिखो वॉल्यूम 2 के रहेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले सेपरेट बुक में लिखो ये बैग क्यों पैक कर रहा है रुक नहीं रुक बुक बता तो सही मेरे को तू लाया है हाँ वो वाला ही पूछ रहा हूँ कलर तो बता उसमें अलग बुक है ओके गुड गुड क्या लिखा है जस्ट ओ गुड लिसन पास होना जरूरी है कोई भी कवर का बुक यूज कर व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलो ओके सेट ऑफ गाइडलाइंस देखा सुपर सेट ऑफ गाइडलाइंस रूल्स प्रिंसिपल्स correct practices I can say accounting standards are written policy documents लिखे हुए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं करेक्ट किसने लिखे ये आईसीआई ने लिखे और इसमें क्या गाइडलाइन मतलब आईसीआई खुद ही लिखता है आईसीआई तो आर्टिफिशियल पर्सन है
एक बोर्ड बनाया है उसने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किए, करेक्ट? या so it is basically written policy document covering what? Guidelines। ये गाइडलाइंस कवर करता है, गाइडलाइंस देता है। किसका गाइडलाइंस? रिलेटेड टू इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इश्यूज मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सी अवर फोकस नॉट ओनली ऑन डेबिट एंड क्रेडिट नाउ, our focus will be on reporting of financial statement. CA final entire subject is financial reporting. So here also our purpose is what? Reporting। हमें रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करेंगे? यूजर्स को। क्या रिपोर्ट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट? और ये रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या इश्यूज आएंगे? तो 4 इश्यूज आएंगे। RMPD, RMPD। आर पे से क्या है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये 4 इश्यूज हम फाइंड करते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पूरा समझा? आर मतलब रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन? रिकॉग्नाइज करना। अकाउंट्स में रिकॉग्निशन मतलब हाउ टू रिकॉर्ड, व्हेन टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर आइटम और ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ टू रिकॉर्ड, when to record। क्यों लिख रहा है? नहीं लिखेगी तो याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, मैं लिख पाऊंगा ये सब सच्ची में? ओके, कॉपी कर रहा है, एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं समझा, जाने दो। एनीवे, the point of discussion when to record, how to record particular transaction in the books of accounts is called as recognition। चलो एक एग्जांपल पूछता हूँ। डेप्रिसिएशन किसके चार्ज करते हैं? मशीनरी बोलते हैं। PPE फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है। डू यू अग्री विद दिस? कभी से चार्ज करने का? व्हेन एसेट इज acquired, के इंस्टॉल्ड, के रेडी फॉर यूज, के पुट टू यूज। रेडी टू यूज के पुट टू यूज। मैंने कार परचेज किया है। I purchased the car, I have not used it for 3 months. Should I charge depreciation? Because of passage of time. Depreciation is because of effluxion of time। टाइम के वजह से भी depreciation होता है। तो डेप्री कभी से चार्ज करना चाहिए? When asset is ready for use। करेक्ट? डेप्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एंट्री क्या आता है वो बोलते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? 2 मेथड। हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? 2 मेथड। विच 2? गांव से आया है, गांव वाले भी नहीं रखेंगे तेरे को। There are 2 methods for recording depreciation, normal method and PFD method। नॉर्मल मेथड में एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एंड पीएफडी मेथड में एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें डेप्री क्रेडिट करते हैं।
दो मेथड डेप्री रिकॉर्ड करने के लिए, समझाइए। लैंड पे डेप्री होता है क्या? हाँ, लैंड पे डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं? क्यों? बोलो। लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल, बट व्हाई? Because sir, in India population is more, supply of land is limited, fixed, so always sir price of land will increase in India, so always there is a appreciation, not depreciation possible on land. बराबर है? Super nonsense answer. ये 4 मार्क्स के लिए मैं बहुत पहले ये थियरी क्वेश्चन में ये पेपर में पूछा, 4 मार्क्स क्वेश्चन। इंटरव्यू में भी पूछते हैं, डेप्री लैंड पे डेप्री आएगा कि नहीं? डिमांड इज इन इंडस्ट्री, सुपर। बहुत जन तो एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन का आंसर है ना, डिमांड सप्लाई पे लेके गए और डायग्राम भी ड्रॉ करके आए थे इसके जैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट भी बता के आए थे। हाँ, पैसिव है, इंडिस्ट्रक्टिव है। लैंड पे डेप्री नहीं होता, क्या क्या रीजन है यार? ये पढ़ाया रहेगा, अनूप सर ने डेफिनेटली पढ़ाया है। बच्चा अभी कैसा है, हम 2:45 घर पे जाना चाहते हैं। लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इफ इट इज फॉर यूज देन पीपी, and if it is for investment purpose to gain some capital appreciation or rent, then it will be case 13, investment. Correct? Okay, वो ठीक है, depreciation लगेगा कि नहीं? If it is purchased for business purpose, should we charge depreciation? Should we charge depreciation? चलो सुनो इधर, डिमांड एंड सप्लाई वाला लॉजिक इज इलॉजिकल, इट इज सुपर नॉनसेंस। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड बहुत ज्यादा है, उधर मैंने एक लैंड परचेस किया है तो उधर डेप्री चार्ज करूं बिकॉज देयर इज नो डिमांड? कैसा है? मैंने बोला पॉपुलेशन कम है तो ये सोचा मेरे को जाना चाहिए, क्यों जाने तेरे को उधर? इधर ही रहे, बढ़ाना नहीं है, ध्यान दे इधर। करेक्ट मोनिल। अपना एक लैंड था अफगानिस्तान में, अभी उधर तो बहुत पब्लिक को डर लगता है जाने के लिए। सॉरी, लैंड अक्वायर नहीं कर सकता है तो तेरे पास आया कहां से? ऊपर से लाया? हाँ, तो क्या 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 लॉजिक है डेप्री नहीं करने का? रे क्या क्या तू साइंस में से आया है क्या? हाँ, साइकोलॉजी कर रहा है क्या? साइंस पढ़ के आया? सुनो इधर, depreciation is based on estimated life of the fixed asset, and land does not have any specific estimated life. Can you estimate the life? ऐसा लैंड लेने गए, उसको पूछेंगे कितना चलेगा, कितना चलेगा, मोनिल पूछेगा कितना चलेगा, वो बोलेगा जा, नहीं बेचना है। या हाँ, क्या बोल रहे हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल, ओके ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है, क्यों नहीं? अर्थक्वेक हुआ, वापस लैंड ही बनेगा ना अर्थक्वेक में, साइज चेंज हो जाएगा। अरे तो मन में बोलेगा तो मेरे को कैसे समझेगा? कहां से आते हैं ऐसे लोग यार? लैंड एक्सपांड होती है, वीडियो गेम खेलती रहेगी घर पे। एक मिनट, बिल्डिंग पे डेप्री होता है क्यों? एस्टिमेटेड। ये बोलेगा नहीं ना तो लेक्चर जल्दी कंप्लीट होता है, मालूम है? लैंड
बिल्डिंग पे डेप्री होता है बिकॉज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग कैन बी डिटरमाइंड। करेंट मशीनरी एसी ये सब पे डेप्री होता है बिकॉज एस्टिमेटेड लाइफ कैन बी डिटरमाइंड। लैंड पे एस्टिमेटेड लाइफ नहीं होता है। व्हाट अबाउट लीज होल्ड लैंड? 50 साल के लिए लीज पे लिया एक लैंड, क्रिकेट स्टेडियम बना रहा हूं, 50 ईयर्स के लिए लैंड लीज पे लिया है 50 करोड़ रुपए में। एसेट में बताएगा लीज होल्ड लैंड 50 करोड़ और 50 ईयर्स के लिए ही है। बोलो डेप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा? आंसर इज डेफिनेटली यस। अगेन माय पॉइंट इज वो लीज होल्ड लैंड मैंने कितने साल के लिए लिया है? 50 ईयर्स। तो लाइफ है कि नहीं है? मेरे को वो मेरे बुक से 50 साल में निकालना पड़ेगा। 50 ईयर्स में वी हैव टू रिमूव दैट एसेट फ्रॉम द बुक। इट हैज टू बी डेप्रिशिएटेड, उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हर साल अमोर्टाइज करेंगे लीज को, क्या करेंगे? अमोर्टाइज या राइट ऑफ करेंगे। इन शॉर्ट डेप्रिशिएशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। चार्ज कभी से करते हैं? व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। रिकॉर्ड करने का कितना मेथड? नॉर्मल मेथड एंड पीएफडी मेथड। डेप्री कैलकुलेट करने का कितना मेथड? 6। फाउंडेशन में तो 6 थे, SLM, WDV, नहीं वो लास्ट वाला, मशीनार मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। 6 मेथड तो आप सीख के आया है फाउंडेशन में। करेक्ट। ये 6 मेथड क्या है? डेप्री कैलकुलेट करने का मेथड, रिकॉर्ड करने का 2 मेथड। मैनेजेबल पक्का? अब बोलेगा डेप्री क्यों चाहिए? RMPD एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। व्हाट इज RMPD? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट होगा, हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नोटबुक लेके आना, उसमें लिखवाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।